देखिए, हम अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें हम निषेचन के लिए आवश्यकताएं पढ़ी थी हमने। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, कौन कौन से स्टेप्स होती हैं। मैंने आपको कल 5 स्टेप के बारे में बोर्ड पे बताया था। उसमें पहली जो स्टेप है वो है शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, यानी शुक्राणु किस प्रकार से अंडाणु के पास पहुंचेगा। देखिए, ये शुक्राणु है, इसके पास में ये अंडाणु गति करके स्विमिंग करके इसके पास पहुंचेगा। अतः तरल माध्यम का होना आवश्यक है, क्योंकि अंडाणु होता है वो अगतिशील होता है, पर अगतिशील अंडाणु के पास में शुक्राणु का तैरकर ही पहुंचना संभव है। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाहरी निषेचन होता है, तो समुद्र का पानी या नदी का पानी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जिसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं, तो उसके लिए दैहिक द्रव्य रेस्पॉन्सिबल होता है। अब सेकंड स्टेप जो आती है, इसमें तो हो गया कि किस प्रकार से शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचेगा। ठीक है, स्विमिंग करके पहुंचेगा। सेकंड स्टेप आएगी वो है युग्मकों का, सेकंड जो स्टेप होगी वो है युग्मकों का संपर्क एवं निषेचन क्षमता। जैसे क्या बोलते हैं, युग्मकों का संपर्क का संपर्क एवं निषेचन क्षमता। देखिए, युग्मकों का संपर्क क्या है। युग्मकों का संपर्क का मतलब हो गया कि प्रत्येक जाति का अंडाणु, प्रत्येक जाति का अंडाणु अपनी ही जाति के एक विशिष्ट शुक्राणु को अपने पास में संपर्क स्थापित होने देता है। अर्थात ये एक क्रिया विशिष्ट होता है। ऐसे नहीं है कि ये इस ओवम मनुष्य का है और इसमें किसी जानवर का हम स्पर्म आकर यहाँ पर बाइंड हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये बंधन यहाँ पर कोई भी आकर यहाँ पर बंधन स्थापित करेगा, वो होगा उसी जाति का शुक्राणु जिस जाति का अंडाणु है। और ये केमिकल रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक क्रियाविधि है, क्योंकि अंडाणु अपने चारों तरफ एक केमिकल सीक्रेट करता है जिसे बोलते हैं हम फर्टिलाइजिंग। ठीक है, और अगर इसी जाति का अगर शुक्राणु है, मान लीजिए शुक्राणु है, तो इस शुक्राणु के ऊपर यहाँ की तरफ एक एंटी फर्टिलाइजिंग जो क्या करेगी, इसी ये है एक जाति का अंडाणु, ये है उसी जाति का एक शुक्राणु है, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग की पहचान कर लेगा। उसके बाद में जैसे ही पहचान होगी, यहाँ पर आकर शुक्राणु स्थापित हो जाएगा। अगर ये शुक्राणु इस जाति का नहीं है तो ये फर्टिलाइजर इसकी पहचान नहीं करेगा। जिस प्रकार से एंटीजन एक विशिष्ट एंटीबॉडी एक विशिष्ट एंटीजन की पहचान करती है, जिस प्रकार से एक विशिष्ट ताला एक विशिष्ट चाबी से ही खुलता है, उसी प्रकार से इन पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? युग्मकों का संपर्क। दूसरी जाति का स्पर्म दूसरी जाति के ओवम के ऊपर आकर संपर्क स्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद में जो होता है उसे बोलते हैं निषेचन क्षमता। निषेचन क्षमता में देखिए, हम स्तनधारी की बात करें तो स्तनधारियों की जो टेस्टिस होता है, उससे जो स्पर्म उसमें जो स्पर्म बनते हैं
वो एक्टिव नहीं होते, यानी उनमें निषेचन करने की क्षमता नहीं होती। दिखने में हमें कैसे दिखाई देते हैं, वो बिल्कुल मैच्योर परिपक्व दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर निषेचन करने की क्षमता नहीं होती। और वो निषेचन करने की क्षमता कहाँ से आएगी? वो निषेचन करने की क्षमता आती है जैसे ही ये शुक्राणु मादा यानी फीमेल कैंडिडेट के यूट्रस में स्रावित किए जाते हैं, तो इस फीमेल के यूट्रस यानी गर्भाशय के द्वारा कुछ केमिकल पदार्थ जैसे स्टीरोल, एल्बुमिन बाइंडिंग प्रोटीन, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सीक्रेट होने के बाद में इस शुक्राणु के ऊपर आकर चिपक जाते हैं। और जैसे ही ये केमिकल पदार्थ, ये स्रावित पदार्थ शुक्राणु को टच करते हैं, ऑटोमेटिकली शुक्राणु के अंदर निषेचन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? निषेचन क्षमता। अर्थात टेस्टिस में बना हुआ स्पर्म स्तनधारियों के अंदर निषेचन योग्य नहीं होता। वो निषेचन योग्य कब होता है? जब उसको गर्भाशय के स्राव टच करते हैं, तभी वो निषेचन योग्य होता है, तभी वो अंडाणु को निषेचित कर सकता है। ये अपनी दूसरी स्टेप है, ठीक है। तीसरी वो है एक्रोसोम क्रिया व भेदन। देखिए, एक्रोसोम क्रिया एवं भेदन, देखो कुछ अंडों के ऊपर एक सख्त आवरण होता है और उसमें अंडाणु के अंदर शुक्राणु हर जगह से अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। उनमें एक फिक्स जगह पर छिद्र होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल, सूक्ष्म छिद्र। अगर कोई शुक्राणु किसी में आकर यहाँ पर एंटर करने की कोशिश करता है तो वही अंदर आ सकता है, अदरवाइज अगर यहाँ पर चिपक भी जाएगा तो वो अंदर एंटर नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम सभी में ऐसा नहीं होता है, छिद्र पाए जाते हैं। अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंडाणु, स्तनधारियों के अंडाणु के चारों तरफ एक सख्त यानी आवरण होता है, जिसे क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं इसको? कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा की जो कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे से, ये कोशिकाएं हैं, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिपकी हुई अवस्था में होती है। जैसे ये कोशिका है और ये दूसरी कोशिका से चिपकी हुई है, और वो किसके कारण चिपकी होती है? एक अम्ल होता है हाइलुरोनिक एसिड। जब तक ये चिपकने की क्षमता समाप्त नहीं होगी और बीच में छिद्र नहीं बनेगा, यदि कोरोना रेडिएटा की इन कोशिकाओं को भेदकर अंदर जाने के लिए इनके बंधन को खत्म करके यहाँ पर छिद्र करना आवश्यक है। और इस क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? एक्रोसोम के ऊपर एक्रोसोमल कैप होती, सॉरी शुक्राणु के ऊपर एक्रोसोमल कैप होती है, जिसमें यहाँ पर एक एंजाइम भरा होता है जिसे बोलते हैं हाइलुरोनिडेज। क्या बोलते हैं इसको? हाइलुरोनिडेज। और ये क्या करता है? एक लाइटिंग प्रकार का एंजाइम है। ये क्या करता है? इसको तोड़ देता है, इसको समाप्त कर देता है, जिससे इनके बीच में क्षमता समाप्त हो जाती है और बीच में छिद्र बन जाता है, और इस छिद्र के द्वारा शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये होगी एक्रोसोम क्रिया एवं भेदन। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो तीसरा है, वो यूटी क्रिया। चौथा पॉइंट है वो है वल्कुटी क्रिया, कोर्टिकल रिएक्शन। इन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोर्टिकल रिएक्शन। यानी अब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर रहा है, अंदर प्रवेश करते ही इस भाग में अंडाणु का ये भाग अंडाणु का यह भाग कोर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? कोर्टेक्स। और इस भाग के अंदर अगर हम देखते हैं तो जैसे कि
कई प्रकार की रिएक्शन होती है। जैसे पहला परिवर्तन जो होता है रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, क्योंकि जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करेगा, प्रवेश करते ही इस अंडाणु के अंदर जो फैट होती है, वसा होती है, वो एक जगह पर इकट्ठी होती है और जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करेगा, ये वसा पूरे अंडे में चारों तरफ से समान रूप से फैल जाएगी और अंडे का कलर कैसा हो जाएगा? पीला। कैसा हो जाता है? पीला। दूसरा परिवर्तन है, उसे हम बोलते हैं कि निषेचन शंकु का निर्माण। निषेचन शंकु का निर्माण, और निषेचन शंकु का निर्माण यानी इस अंडाणु का जो कोशिका द्रव्य होता है, इस प्रवेश करने वाले शुक्राणु के चारों तरफ फैलकर बाहर की तरफ शंकु का फॉर्मेशन करता है। इसका फॉर्मेशन करता है शंकु का, जिसे हम क्या बोलते हैं? निषेचन शंकु। और निषेचन शंकु के अंदर सिर्फ क्या होता है? शुक्राणु का हेड प्लस माइटोकॉन्ड्रिया और समीपस्थ तारक के अंदर टेल पोर्शन कभी भी अंडाणु के अंदर प्रवेश नहीं करता और ये निषेचन शंकु इस शुक्राणु को अपने अंदर निकल कर अंदर की तरफ भेज देता है। ठीक है, फिर आता है सी, निषेचन। तीसरा आता है निषेचन यानी वल्कुटी क्रिया। तीसरा आता है वल्कुटी, इसे बोलते हैं वल्कुटी क्रिया। वह निषेचन कला का निर्माण। वल्कुटी क्रिया का मतलब है जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करेगा, इसका जो कॉन्वेक्स भाग होता है, इस कॉन्वेक्स भाग में भौतिक व रासायनिक यानी इस कॉर्टेक्स भाग जो बाहर वाला शरीर होता है, सिर्फ कॉर्टेक्स भाग, उसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होने के कारण इसमें कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं और यहाँ पर बाहर की तरफ जो प्रोटीन होती है, ग्राही प्रोटीन होती है, उसमें बदलाव कर देते हैं जिससे अन्य शुक्राणु आकर इन प्रोटीन के साथ में बाइंड ना हो, अर्थात दूसरे शुक्राणु के प्रवेश को ये रोकती है, जिससे क्या होता है? एक निषेचन कला का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और लास्ट जो पॉइंट है वो है 5 नर व मादा प्राक केंद्रकों का संकलन। नर और मादा प्राक केंद्रक जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तो सबसे पहले जैसे ही शंकु में प्रवेश करता है उस समय सिर्फ हेड यानी केंद्रक भाग, माइटोकॉन्ड्रिया और समीपस्थ तारक केंद्रक ही प्रवेश करते हैं शंकु के अंदर। उस समय शुक्राणु का केंद्रक आगे की तरफ और माइटोकॉन्ड्रिया पीछे की तरफ होता है, यानी अंदर प्रवेश करते समय न्यूक्लियस आगे और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पीछे की तरफ होता है। लेकिन जैसे ही शंकु के अंदर प्रवेश करता है, अंदर की तरफ आता है, ये 180 डिग्री पर घूम जाता है। कितने डिग्री पर घूम जाता है? 180 डिग्री पर, यानी न्यूक्लियस पीछे चला जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया वाला पोर्शन आगे की तरफ आ जाता है। उसी दरमियान ये केंद्रक निकल कर फूल जाता है, न्यूक्लियस जो नर केंद्रक होता है वो फूल जाता है, फूल कर ये इंटरफेज
विभाजन की इंटरफेज अवस्था में प्रवेश करता है। तो इंटरफेज अवस्था में प्रवेश करते ही इस केंद्र को बोलते हैं नर प्राकेंद्रक। इसे क्या बोलते हैं? नर प्राकेंद्रक। इसी दरमियान जो मादा जो केंद्रक था, मादा अगुणित केंद्रक था, वो जो केंद्रक में प्रेजेंट होता है इसे बोलते हैं मादा केंद्रक। ये परिधि की तरफ जाता है, छोटे छोटे आंसू का निर्माण करता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? टेलोमियर्स। क्या बोलते हैं? टेलोमियर्स। और ये सभी टेलोमियर्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? मादा प्राकेंद्रक का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? मादा प्राकेंद्रक का फॉर्मेशन करते हैं। और मादा प्राकेंद्रक और नर प्राकेंद्रक दोनों मिलकर 2n जाइगोट द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंटीमिक्सिस, उभय मिश्रण। और इस दरमियान हमें एक 2n जाइगोट युग्मनज की प्राप्ति होती है, अर्थात दो अगुणित युग्मकों के द्वारा हमें एक द्विगुणित युग्मनज की प्राप्ति होती है। तो ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन कोण। नेक्स्ट क्लास में हम अनिषेक जनन पढ़ेंगे।